हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस बुक में मैंने आधुनिक भारत का इतिहास, इस बुक में मैंने जो चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, देखिए मैंने कौन कौन से चैप्टर इसमें आपको पढ़ा दिए हैं। इसमें मैंने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट, ये पाँचों यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी है और 6 यूनिट भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। हम 7th यूनिट पढ़ेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडीवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत। सतीश चंद्र की लिखी हुई बुक है और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये तीनों बुक, ये एंशियन, मेडीवल और मॉडर्न, तो मैं जल्दी सोच रही हूँ कि रिवीजन करवा के आपको ये बुक्स ख़त्म करवा दूँ। तो मैंने इसमें 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, 7वां चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगी कल आपको। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मध्यकालीन भारत। इसके एक भी चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुए थे, स्टार्ट तो इसके भी नहीं हुए हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी इन दोनों बुक को कवर करेंगे। मैं एक दिन में कोशिश करूँगी कि 3-3 चैप्टर्स की वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो आज मैं 3 चैप्टर इसके पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो में सिर्फ एक ही चैप्टर अभी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक को। मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्र की ये बुक है। आप जानते होंगे कि यूपीएससी से मेडीवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत तो नहीं बनते लेकिन बनते हैं। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी इस बुक को कवर करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं बनते लेकिन बनते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर इसका। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें है भारत और विश्व, यूरोप, फ्यूडलिज्म का उदय, अरब दुनिया, अफ्रीका, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया। इसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, भारत और विश्व, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने जब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मॉडर्न में भी पढ़ा था, तो हमने देखा था कि कैसे व्यापार होता है और भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है व्यापारिक दृष्टिकोण से। तो डच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं और ब्रिटिशर्स भी आते हैं। तो अब हम थोड़ा मेडीवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टार्ट कहाँ से है भारत और विश्व। देखिए, यूरोप से हम अगर पढ़ते हुए चलते हैं, पश्चिमी भाग को जिसकी राजधानी रोम थी, मैं अगर बात करूँ यूरोप में पश्चिमी भाग की राजधानी क्या थी, रोम थी। रूस और जर्मनी की तरफ से आने वाले स्लाव और जर्मन कबीले ने रौंद डाला। देखिए, अगर बात करते हैं कि जो शक्तिशाली रोमन साम्राज्य था, उसने रूस और जर्मनी की तरफ से आने वाले स्लाव और जर्मन कबीलों को रौंद डाला था। पश्चिमी भाग में जो रोम में राजधानी थी और वहाँ पे जो रूस और जर्मनी थे, वो लोग स्लाव यानी जो रूसी भी होते थे, इसमें स्लाव और जर्मन कबीलों को रौंद डाला था। लेकिन आगे चलकर ये कबीले यूरोप के विभिन्न भागों में बस गए। देखिए, स्लाव कबीले आगे चलकर विभिन्न भागों में बस गए। देखिए, स्लाव की एक बहुत बड़ी वजह भी है, जो अगर मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पढ़ाऊंगी, तो कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या कंडीशन होती है रशिया और जर्मन के बीच में, या अगर बात करती हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये स्लाव बहुत बड़ी वजह रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो उसको मैं उस टाइम पढ़ाऊंगी, लेकिन आज हम मेडीवल हिस्ट्री पढ़ें तो देखते चलते हैं। लेकिन आगे चलकर ये कबीले यूरोप के विभिन्न भागों में बस गए, जिससे वहाँ की आबादी के चरित्र तथा भाषा और शासन के ढर्रों में गंभीर परिवर्तन आए। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाता है तो वो वहाँ से प्रभावित होता है, और उसको देख के स्थानीय लोग या जो जहाँ पे वो बसा हुआ है, जहाँ से उसने प्रवास किया, वहाँ के लोग प्रभावित होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये कबीले जब आगे चल कर गए और यूरोप के विभिन्न भागों में बस गए, देखिए, अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड का मैप आपने देखा होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं डिटेल में आपको समझाते हुए चल रही हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। देखिए, वर्ल्ड के मैप में आपने देखा होगा कि यूरोप है, और इधर अगर मैं बात करूँ तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। लेकिन एक हिस्सा, मैं ज्योग्राफिकल यहाँ पे इशू के बारे में बात कर रही हूँ आपकी, ऐसा लगता है जैसे कि जो उत्तरी अमेरिका वो कभी ना कभी यूरोप से जुड़ा रहा है, यानी वो कभी उसका हिस्सा रहा है, वो टूट के पार्ट में अलग हुए हैं। जैसे कि अगर कोई भी कांच का बर्तन टूट जाता है तो ऐसा लगता है कि ये हिस्सा यहाँ से टूटा था। तो बिल्कुल वो तो जो यूरोप वासी थे, वो कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूँ जो उत्तरी अमेरिकी के लोग हैं, वो उनके पूर्वज कहीं ना कहीं यूरोपियंस थे। बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ने की वजह से उन्होंने प्रवास शुरू कर दिया। लेकिन अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं आ रही हूँ, मैं प्रवास की बात नहीं कर रही। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि
यूरोप में कैसे इस स्लाव कबीले ने चारों तरफ ये बस गए और वहाँ के आबादी के चरित्र और भाषा के शासन के ढर्रों में गंभीर परिवर्तन आए। अनेक यूरोपीय राष्ट्रों में से अनेक की बुनियादी स्थानीय जनता के साथ इन कबीलों के मिश्रण के कारण इसी काल में पड़ी। अगर बात करते हैं आधुनिक यूरोपीय राष्ट्रों में से अनेक की बुनियादी स्थानीय जनता के साथ इन कबीलों के मिश्रण के कारण इसी काल में पड़ी, यानी कुछ परिवर्तन हुए और ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए जब ये स्लाव लोग वहाँ के स्थानीय कबीलों में जाकर मिल गए। प्राचीन रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्राचीन रोमन साम्राज्य के पूर्व भाग या पश्चिमी भाग की राजधानी की रोम की बात हो रही है। प्राचीन रोमन साम्राज्य के पूर्व भाग की राजधानी बैनस्तीन या कुस्तूनिया में थी। कुस्तूनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और किससे रिलेटेड है, अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं आगे इसको बताऊंगी आपको। अगर हम बात करते हैं, कुस्तूनिया में थी। इस साम्राज्य को बैनस्तीनी साम्राज्य कहा जाता था। इसमें पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग तथा साथ ही आधुनिक तुर्की, सीरिया और मिस्र समेत उत्तरी अफ्रीका शामिल थे। आधुनिक तुर्की, सीरिया, मिस्र समेत उत्तरी अफ्रीका शामिल थे। अगर मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की कंडीशन बात करूं या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की कंडीशन की बात करूं तो विश्व का नक्शा, विश्व का मानचित्र कुछ अलग परिप्रेक्ष्य में था, किंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्थिति है मानचित्र की वो एकदम से परिवर्तित हो गई, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर पे बहुत से क्षेत्रों पे ब्रिटेन का कब्जा हो गया क्योंकि ब्रिटेन जीता था। तो इसी तरह बहुत से राज्यों पर विस्तारवादी नीति के तहत कब्जा कर लिया गया। लेकिन उस समय अगर आप कभी 1914 के पहले का मैप देखें, 1914 का पहले का वर्ल्ड का मैप देखें तो बिल्कुल परिवर्तित है। बहुत सी ऐसी नए जिसे कह सकते हैं आप कंट्रियों का, जिसे क्या देशों का जन्म हुआ वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है। तो पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग तथा साथ ही आधुनिक तुर्की, सीरिया और मिस्र समेत उत्तरी अफ्रीका शामिल थे। लेकिन धार्मिक विश्वास और कर्म कांडों में पश्चिम के कैथोलिक चर्च से, ये कैथोलिक चर्च के लोग जो होते थे, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स में डिफरेंस होता था। तो ये जो कैथोलिक होते थे, ये देखिए ऑर्थोडॉक्स है, ये आगे लिखा है, मैं बताऊंगी इसके बारे में। धार्मिक विश्वास और कर्म कांड में पश्चिम के कैथोलिक चर्च बहुत धार्मिक होते थे, मतलब बहुत धर्म से जुड़े होते थे कि आपको टैक्स देना है, धार्मिक टैक्स देना है, एकदम अपने धर्म से जुड़े रहना है, ईश्वर के जितने भी सिद्धांत है उसके अनुसार ही चलना है। तो कैथोलिक चर्च से जिसका मुख्यालय रोम में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मकांड में पश्चिम के कैथोलिक चर्च से जिसका मुख्यालय रोम में था, धार्मिक विश्वास रखते थे। इसके अनेक मतभेद थे। पूर्व के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स कहा जाता था, पश्चिम के चर्च को कैथोलिक, पूर्व के चर्च को ऑर्थोडॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। अब आगे देखते हैं कि बैनस्तीनी साम्राज्य ने, यहाँ पे है कि बैनस्तीनी साम्राज्य ने क्या कंडीशन देखिए, बैनस्तीनी साम्राज्य ने यूनानी रोम सभ्यता और अरब जगत के बीच एक पुल का काम किया। उसने क्या किया, साम्राज्य में यूनानी रोम सभ्यता और अरब जगत, यूनान और अरब के बीच में ब्रिज का काम क्या कर रहा है आपका बैनस्तीनी साम्राज्य कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बात करते हैं कोई दो साम्राज्य मिलता है तो सीधी सी बात है वहाँ का लिटरेचर, वहाँ की जिसे कह सकते हैं व्यापारिक क्षमताएं और भी बहुत सी चीज़ों का आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पे यूनानी रोम और अरब जगत के बीच में एक पुल का काम हो रहा है और आगे चल के पश्चिम में यूनानी ज्ञान विज्ञान के पुनरुत्थान में सहायता पहुंचाई गई। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आपने पहले भी हिस्ट्रीज पढ़ी है, तो आप जानते होंगे कि अरब वासी और यूनानियों ने, इन दोनों ने वैज्ञानिक क्षेत्रों में बहुत काम किए। लेकिन कहीं ना कहीं पुनर्जागरण काल से पहले की स्थिति मैं बता दूं, पुनर्जागरण काल से पहले की स्थिति बहुत भयावह रही, क्योंकि लोग एकदम धार्मिक मान्यताओं से जुड़ गए और धार्मिक विश्वास करने लगे, तो उन्होंने बीच में रिसर्च करने बंद कर दिए। लेकिन फिर पुनर्जागरण काल आया, उस पर मैं बाद में बात करती हूँ, क्योंकि अभी हम चैप्टर अपना कंप्लीट करते चले। अरब जगत के बीच एक पुल का काम किया, आगे चल के पश्चिम में यूनानी ज्ञान विज्ञान के पुनरुत्थान में सहायता पहुंची। आखिरी 15वीं सदी के मध्य में जब कुस्तुनिया को तुर्कों ने जीत लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुस्तुनिया को किसने जीत लिया भाई, तुर्कों ने जीत लिया, तो इसका पतन हो गया, कुस्तुनिया का पतन हो गया। अब तुर्क कैसे इंडिया में आएंगे ये हम मेडवल हिस्ट्री में आगे देखेंगे। इतिहासकार एक लंबे समय से 6ठी से 10वीं सदी के काल को अंधकार युग कहते हैं। अंधकार युग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय ना कोई रिसर्च हुआ, ना कोई नवीनतम खोज हुई, बल्कि जो पुरानी खोजें हुई हैं उसको भी गलत साबित कर दिया और कहा गया कि ये खोजें ईश्वर के विपरीत हैं, यानी ईश्वर की आलोचनाएं कर रही हैं, तो ये खोजें बिल्कुल गलत हैं।
जैसे कि अगर हम जानते हैं कि बाइबल्स में आज भी लिखा है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही, ये बाइबल में लिखा है, लेकिन ये गलत है। साइंस के अकॉर्डिंग हम सब जानते हैं कि सूर्य सेंटर में है, सूर्य अपनी गति पे घूम रहा है, बल्कि सारे ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य किसी ग्रह का चक्कर नहीं लगा रहा है। लेकिन बाइबल में है कि सूर्य सेंटर में नहीं है, बल्कि पृथ्वी सेंटर में और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। इसकी एक वजह है, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म पृथ्वी पे हुआ, तो पृथ्वी सबसे ऊंचा ग्रह है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मानते हैं, लेकिन ये गलत है। अंधविश्वास है, तो ये अंधकार युग कहा गया। 12वीं और 14वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप एक बार फिर समृद्ध हो गया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वृद्धि, नगरों का प्रसार, इटली के पदुआ और मिलान जैसे अनेक नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना, ये पुनर्जागरण काल स्टार्ट हो रहा है। स्थापना इस काल की उल्लेखनीय विशेषताएं थी। इस विश्वविद्यालयों में अनेक नए विज्ञान और नए विचारों के विकास और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और धीरे धीरे पुनर्जागरण को तथा एक नए यूरोप ने जन्म दिया। देखिए, पुनर्जागरण में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही वो छापे खाने का आविष्कार रही है। छापे खाने के आविष्कार से क्या हुआ कि प्रिंटिंग मशीन जब बन गई, तो जो उस समय के दार्शनिक थे उनकी थॉट्स किताबों के माध्यम से प्रिंट होके एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तो पूरे के पूरे यूरोप में पुनर्जागरण काल स्टार्ट हो गया, यानी अंधकार युग क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, फ्यूडलिज्म का होता है। रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज और नए शासन व्यवस्था का जन्म हुआ। धीरे धीरे विकसित होने वाली इस व्यवस्था को फ्यूडलिज्म कहते हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य के विघटन, रोमन साम्राज्य क्या हो गया, विघटन यानी टूट गया। उसके बाद पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज और नई शासन व्यवस्था का जन्म हुआ। धीरे धीरे विकसित होने वाली इस व्यवस्था को फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडलिज्म लैटिन शब्द फ्यूडम से व्युत्पन्न हुआ। लैटिन शब्द किससे, फ्यूडम से, जिसका अंग्रेजी अनुवाद फीफ होता है। इस समाज में सबसे शक्तिशाली वे सरदार थे जो अपने सैनिक अनुयायी के बल पर बड़े बड़े इलाकों पर हावी होते थे और शासन में भी अहम भूमिका निभाते थे। फ्यूडलिज्म का उदय यानी कि रोमन साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया, पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज, नई शासन व्यवस्था ने जन्म लिया और वो फ्यूडलिज्म कहलाई। फ्यूडलिज्म क्या है, तो ये लैटिन भाषा के फ्यूड, जैसे अगर हम जानते हैं फ्यूडम से उत्पन्न हुआ है और ये एक शक्तिशाली साम्राज्य था, समाज था, जहाँ पे एक सरदार होता था और इसके कई सारे सैनिक अनुयायी होते थे जो सीधी सी बात है युद्ध करके, लड़ाई करके बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करते थे। राजा एक अधिक शक्तिशाली सामंत जैसा ही होता था। कालांतर में राजतंत्र मजबूत हुआ और सरदारों की शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया गया, जो बराबर आपस में लड़ते रहते थे, जिससे सामाजिक अराजकता की स्थिति पैदा होती थी। अब कोई भी भैया लड़ाई झगड़ा अगर होगा तो इससे नुकसान सीधा किसको है, जनता को नुकसान है, तो सामाजिक अराजकता होगी। तो सामाजिक अराजकता की स्थिति पैदा होती थी। इसे नियंत्रित करने का एक ढंग यह था कि राजा सरदारों को अपना वेसल या अधीनस्थ बनाकर उनसे अपने प्रति निष्ठा की शपथ लेता था और बदले में उनके कब्जे वाले इलाकों को उनकी फीफ के रूप में मान्यता देता था। फिर ये सरदार अपने वेसल नियुक्त करते थे और अपने फीफ में से उन्हें एक भाग देते थे। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पूरा प्रोसेस है कि फ्यूडलिज्म बना, रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, विघटन के बाद पश्चिम में एक नया साम्राज्य बना जो फ्यूडलिज्म की तरफ इशारा करता है। फ्यूडम से उत्पन्न होता है ये शब्द लैटिन के। फिर हम देखते हैं कि इसमें एक बड़ा समाज होता है जिसमें एक शक्तिशाली सरदार होता है और वो हावी होता है कई सारे क्षेत्रों पर। फिर वो वेसल बनाता है अपना और अधीनस्थ बना के अपनी प्रति निष्ठा दिलवाता है, यानी वो शपथ दिलवाता है कि आप हमारे प्रति एकदम, जिसे कह सकते हैं, वफादार रहेंगे। अगर आप वफादार नहीं रहेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर वफादार रहते हैं तो आपके जो भी हमने इलाके छीने उसे हम फीफ के रूप में मान्यता प्राप्त दे देंगे आपको। अपने फीफ में से उन्हें एक भाग देते थे। सिद्धांत के स्तर पर राजा एक गद्दार वेसल की फीफ पर कब्जा कर सकता था, लेकिन व्यवहार में ऐसा कम ही होता था। इस तरह फ्यूडल व्यवस्था में शासन पर एक भूस्वामी कुलीन वर्ग का वर्चस्व था। यह कुलीन वर्ग जल्द ही पैतृक बन गया और उसने हर कोशिश की कि कोई बाहरी व्यक्ति उसकी कतार में ना आ सके, पर यह कुलीन वर्ग कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं रहा, क्योंकि गद्दार सरदार हटाए जाते थे तथा नए नियुक्त किए जाते थे या उभर कर सामने आते थे। फ्यूडल व्यवस्था में से दो विशेषताएं भी जुड़ी हैं। इनमें से एक विशेषता थी सर्फडम। सर्फ ऐसा किसान होता था जो ज़मीन जोता बोता था, पर उसने अपने स्वामी या सरदार की आज्ञा के बिना अपना पेशा नहीं बदल सकता था। ये सर्फडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस कई बार बने हैं एग्जाम्स में। तो सर्फडम क्या है भाई, सर्फ एक ऐसा किसान होता था। ये सर्फडम किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन बनता है। तो सर्फडम किसानों से संबंधित है। तो सर्फ एक ऐसा किसान होता था जो अपना ज़मीनों को जोता बोता था और अपने स्वामी या जो जिसकी ज़मीनें हैं, जिसके अंडर में वो काम कर रहा है, उसके बिना इजाज़त के वो अपना पेशा नहीं बदल सकता था।
मेनर वह किला होता था या हवेली होती थी जहां लॉर्ड या स्वामी रहता था। ये पूरा मैं फ्यूडलिज्म के बारे में बता रही हूँ आपको। मैनर वह किला होता था जहां हवेली होती थी जहां लॉर्ड या स्वामी रहता था। अनेक यूरोपीय देशों में मैनर के लॉर्ड बड़े बड़े इलाकों के मालिक होते थे। ये कौन लॉर्ड है भाई? ये वही लॉर्ड है जिनसे बिना पूछे सर्फ अपना पेशा नहीं बदल सकता। सिद्धांत के स्तर पर भूमि लॉर्ड की होती थी तथा सर्फ उसे नगद या जींस के रूप में महसूल भी चुकाता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने, न्याय प्रदान करने की आदि की जिम्मेदारी भी मेनर के लॉर्ड पर होती थी। चूंकि उन दिनों काफ़ी अव्यवस्था फैली हुई थी, इसलिए कभी कभी स्वतंत्र किसान भी सुरक्षा के बदले मैनर लॉर्ड के वेसल बनने को तैयार हो जाते थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि सर्फडम प्रथा और मैनर व्यवस्था फ्यूडलिज्म के अभिन्न अंग थे। इसलिए जिन समाजों में इन दोनों का वजूद नहीं था उन्हें फ्यूडलिज्म की बात करना गलत है। यानी अगर सर्फडम और अगर मैं बात करती हूँ सर्फडम और मैनर यानी लॉर्ड मैनर की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है तो आप उसे फ्यूडलिज्म तो नहीं कह सकते। यहाँ पे ये कहा गया है भारत में ना सर्फडम प्रथा थी और ना मैनर व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आगे देखते हैं कि पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में 14वीं सदी के बाद मैनर व्यवस्था का श्रम के रूप में महसूल चुकाने अर्थात लॉर्ड के भूमि का महसूल के रूप में मुफ्त जोतने बोने की व्यवस्था को लोप हो गया, यानी गायब हो गई, समाप्त हो गई। यूरोप में सामंत से जुड़ी एक और विशेषता सेना का संगठन थी। यूरोप में सामंत जुड़ी एक और विशेषता क्या थी भाई? यहाँ पे एक तो ये विशेषता थी कि मैनर बन रहा है और हम सर्फडम से देख रहे हैं, लेकिन एक सेना का संगठन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि बिना सैनिकों के आप कोई भी राज्य को जीत नहीं सकते और ना ही उस पर एक लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि कोई भी राजा अपने संसाधनों के बल पर विशाल घुड़सवार सेना बनाए रखने तथा उसके हथियार और साज सामानों से लैस रखने की उम्मीद नहीं कर सकता था। इसलिए सेना का विकेंद्रीकरण किया गया तथा राजा की सहायता के लिए एक निर्धारित संख्या में घुड़सवार और पैदल सेना कायम रखने की जिम्मेदारी फ्यूडल लॉर्डों को सौंप दी गई। अब जो लॉर्ड थे इन्हें भैया से क्या जिम्मेदारी सौंपी गई कि सेना का सारा कार्यभार तुम संभालोगे, किसानों की स्थिति तुम देखोगे और तुम्हें डिसाइड करोगे कि कैसे सेना को चलाना है, कितने सैनिक घुड़सवार रखने हैं, कितने पैदल सैनिक रखने हैं और इन्हें कैसे ट्रेनिंग देनी। पहला आविष्कार लोहे की रकाब था। मैं बात कर रही हूँ घुड़सवारी में बात कर रही हूँ, तो पहला आविष्कार क्या था भाई? लोहे की रकाब था। लोहे की रकाब के कारण हथियारों से पूरी तरह लैस सैनिकों को तीर चलाते समय घोड़े की पीठ से गिरने का भय नहीं रहता था। अगर वो तीर चला रहे हैं या हथियार चला रहे हैं तो उनको घोड़े से गिरने का बिल्कुल भी भय नहीं होता था, क्योंकि रकाब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करती थी। अब आगे देखते हैं, दूसरा आविष्कार था एक नए प्रकार की जीन का, जिसके कारण घोड़ा पहले की अपेक्षा दुगना बोझ लेकर चल सकता था। ऐसा माना जाता था कि दोनों आविष्कार पूरब से यूरोप में पहुंचे। संभवतः चीन और कोरिया से भारत में उनका प्रसार 10वीं सदी में शुरू हुआ है। आगे देखते हैं 11वीं सदी के बाद जब और भी शक्तिशाली सरकारें सामने आई, तब भी परंपरा इतनी जड़ पकड़ चुकी थी कि राजा फ्यूडल लॉर्डों की शक्ति को आसानी से कम नहीं कर सकता था। अब देखिए यहाँ पे 11वीं सदी स्टार्ट हो गई। 11वीं सदी में भी यहाँ पे राजा चाह रहा है कि वो जो फ्यूडलिज्म है उसमें जो लॉर्ड है उनकी शक्ति कम करे, लेकिन वो कम नहीं कर सकता क्योंकि पहले से उसने बहुत से उनके हाथों में संसाधन दे रखे हैं। अब भाई आर्मी उनके हाथों में, आर्मी को वही ट्रेन कर रहे हैं, वही तय कर रहे हैं कितने घुड़सवार हैं, कितने पैदल सैनिक हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार जिसे मध्यकाल कहते हैं, इस काल में फ्यूडलिज्म के अलावा यूरोप में जीवन के ढर्रे को ईसाई चर्च ने भी निर्धारित किया। देखिए यहाँ पे फ्यूडलिज्म तो बहुत प्रभावित हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चर्च का भी बहुत मैटर है, क्योंकि धर्म आपकी रूपरेखा, आपके जीवन यापन के तरीके को तय करता है, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये काल कैसे इससे अछूता रह सकता है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इसका कि चर्च ने भी बहुत से निर्धारित स्थिति की है। पश्चिमी एशिया और भारत की तरह यूरोप में भी मध्यकाल धर्म का काल था। मध्यकाल क्या था भाई? धर्म का काल था, यानी धार्मिक गतिविधि बहुत हो रही थी। जो भी चीज़ें हो रही थी वो धार्मिक प्रवक्ता के अनुसार हो रही थी, यानी कोई ना कोई एक जिसे कह सकते हैं पादरी या पोप के अनुसार चीज़ें गठित हो रही थी, डिसीजन हो रहे थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं धर्म का काल था। जो धर्म का प्रवक्ता होता था उसके पास काफ़ी शक्ति और प्रभाव होता था। राजा और सामंत सरदारों से मिले भूदान यानी दान, जो भूमि का दान होता था, भूदान और धनी सौदागरों से प्राप्त दानों के बल पर अनेक मठ और विहार स्थापित किए गए थे। मठ और विहार
ठीक है। मठ और विहार में क्या किया जाता था भाई, जो दानिकारे हैं उनको सम्मिलित किया जाता था और वहाँ पे धार्मिक गतिविधियों को बल दिया जाता था। इस प्रकार कैथोलिक चर्च ने यूरोप के सांस्कृतिक जीवन में अहम भूमिका निभाई, मगर कुछ मठ जो अत्यंत धनी हो चुके थे फ्यूडल लॉर्डों की तरह व्यवहार करने लगे। अब भाई मठों के पास बहुत ज़्यादा दान आने लगा और इनके ऊपर टैक्स तो लगता नहीं था। किसी भी, अगर मैं बात करूँ काल में, हम देख चुके हैं कि कोई भी टैक्स चर्च पे, मस्जिदों पे या मंदिरों पे नहीं लग रहा था। तो भाई जब इन पे कोई टैक्स नहीं लग रहा था तो ये मठ भी बहुत धीरे धीरे अमीर होते चले गए और कंडीशन ये आ गई कि ये लॉर्डों की तरह व्यवहार करने लगे। इससे आंतरिक कलह पैदा हुआ और उन शासकों के साथ उनका टकराव होने लगा जो चर्च और पोपों की दुनियावी ताकत से जुड़े हुए थे। आगे चलकर यह टकराव पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन में प्रतिबिंब हुआ। यानी हमने देखा कि चर्चों के खिलाफ भी एक अपील चली पुनर्जागरण काल में। तो ये सब कैसे धीरे धीरे घड़ा भर रहा है और बस एक चिंगारी लग जाएगी और पुनर्जागरण काल स्टार्ट हो जाएगा। वही कंडीशन है यहाँ पे। अरब दुनिया, अब यहाँ पे मैंने बात कर ली यूरोप, अब हम अरब पे आ जाते हैं। 7वीं सदी के बाद इस्लाम के उदय ने पश्चिमी अरब में भी बहुत सी रिसर्च हुए और बहुत सी, जिसे कह सकते हैं, इन रिसर्च ने बहुत फ़ायदा पहुंचाया, बहुत सी खोजें की हैं। तो 7वीं सदी के बाद इस्लाम के उदय ने पश्चिमी एशिया और पड़ोसी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों पर गहरा प्रभाव डाला। एक प्रमुख तत्व आपस में लड़ने वाले अरब कबीलों का एकीकरण था, जिसके फलस्वरूप एक शक्तिशाली साम्राज्य का जन्म हुआ। देखिए, इस्लाम से पहले कई सारे कबीले अपने अपने देवी देवताओं को मानते थे, यानी कई सारे धर्म थे, उनके अलग अलग देवी देवता थे। तो यहाँ पे एकीकरण नहीं था। लेकिन इस्लाम आने के बाद यहाँ पे अरब में क्या हो गया, इस्लाम के आने के बाद, प्रॉफिट मोहम्मद के आने के बाद अरब में इस्लाम के साथ साथ पूरे अरब का एकीकरण हुआ, यानी कई सारे कबीले एक धर्म में आ गए और वो इस्लाम धर्म था। तो इसके साथ ये काफ़ी मजबूत साम्राज्य स्थापित हो गया अरब में। अरब कबीलों के अंतरीनी मतभेद और गृह युद्धों के कारण 8वीं सदी के मध्य में दमिश्क में बैठा खलीफा सत्ता खो बैठा और अब्बासी नाम का एक नया वंश सत्ता में आया। उसने नव स्थापित नगर बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब्बासी खलीफा पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ सबसे उपजाऊ देशों को ही नियंत्रित नहीं करते थे, बल्कि भूमध्य सागर क्षेत्रों को भारत से जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर भी अपना नियंत्रण रखते थे। अब ये कौन सी सदी की हम बात करें भाई, 8वीं सदी के मध्य में दमिश्क में बैठा था। लेकिन अगर हम बात करें कि अब्बासी खलीफा पश्चिम एशिया के उत्तरी अफ्रीका के कुछ सबसे उपजाऊ देशों पर भी नियंत्रण नहीं करते थे, बल्कि भूमध्य सागर के जो क्षेत्र भारत से जुड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर अपना नियंत्रण रखता था, यानी भारत की तरफ उसकी कोई नज़र नहीं थी। अगर हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं कि अरब दुनिया में और क्या हो रहा था। तो जो अरब के नगर थे, अरब के नगरों के जीवन स्तर, सांस्कृतिक वातावरण का दुनिया में कोई सानी नहीं था, यानी सांस्कृतिक वातावरण काफ़ी ज़्यादा था। अगर मैं लिटरेचर की बात करूं तो बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि अरब से अच्छा लिटरेचर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। वातावरण का दुनिया में कोई सानी नहीं था। अरबों ने सोने के दिनार और चांदी के दिरहम भी चलाए, जो पूरी दुनिया में व्यापार की मुद्रा बन गए। यह सब अफ्रीकी सोने तक अरबों की पहुंच के कारण संभव हुआ। इस काल के सबसे मशहूर खलीफा अल मामून और हारून अल रशीद थे। इस काल के सबसे मशहूर खलीफा अल मामून और हारून अल रशीद। हारून अल रशीद आपको लिटरेचर में बहुत मिलेंगे, फारसी लिटरेचर में ये बहुत फेमस नाम है। अगर आप देखते हैं आगे, प्रशासन चलाने के लिए ईसाई व यहूदी जैसे गैर मुसलमानों तथा गैर अरबों को भी नियुक्त करने में कोई हिचक नहीं थी, यानी एक, जैसे कह सकते हैं, खुला दृष्टिकोण था। ये नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म विशेष के लोग शासन करेंगे, ऐसा नहीं था। गैर मुसलमान है, यहूदी, ईसाई हैं, तो वो भी नियुक्त किए जाते थे ऊंचे पद पर, खासकर ईरानियों को, जिसमें से अनेक पारसी थे और बौद्ध भी थे। हालांकि अब्बासी खलीफा रूढ़िवादी मुसलमान थे, पर उन्होंने सभी दिशाओं में ज्ञान के दरवाजे खोल दिए। देखिए, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, ईरान, अगर आज ईरान का नाम लिया जाता है तो उसमें आपके दिमाग में शिया बहुत ज़्यादा आते हैं कि वहाँ पे शिया की बहुत मेजॉरिटी है, लेकिन शिया की मेजॉरिटी नहीं थी। स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ ईरान किसका था, तो ईरान पारसी और बौद्धिज्म, ईरान में पारसी बहुत ज़्यादा होते थे। तो पारसियों, यहाँ पे शिया का कोई नाम नहीं है। तो यहाँ पे हालांकि अब्बासी खलीफा रूढ़िवादी था, लेकिन ईरानी में भाई, यहाँ पे ईरानी में कोई मुसलमान नहीं, यहाँ पे पारसी और बौद्ध है। उसने बिल्कुल खुले दिल से स्वागत किया और कहा कि नहीं भाई, आप जैसे, आपको नियुक्त किया जाएगा, जैसे यहूदियों को किया गया, ईसाइयों को किया गया, वैसे ही नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि व्यापार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पर उन्होंने सभी दिशाओं में ज्ञान के दरवाजे खोल दिए, बशर्ते वह ज्ञान इस्लाम के बुनियादी तत्वों को चुनौती ना दे। खलीफा अल मामून ने यूनानी, बैज़ंतीनी, ईरानी और भारतीय विभिन्न सभ्यताओं के ज्ञान ग्रंथों
का अरबी भाषा में अनुवाद कराने के लिए बगदाद में एक बैतुल हिकमत यानी ज्ञान गृह की स्थापना की। खलीफा द्वारा कायम की हुई मिसालों को कुलीनों ने भी अपनाया। आगे देखते हैं कि कंपस, कागज, छपाई, बारूद, यहाँ तक कि मामूली सी एक पहिया ठेला गाड़ी भी इस काल में चीन से अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। वेनिस के मशहूर यात्री मार्को पोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मार्को पोलो ने चीन के बारे में एक और अधिक जानकारी हासिल करने तथा चीन यूरोप व्यापार पर अरबों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए चीन की यात्रा की थी। आगे हम देखते हैं कि 8वीं सदी में, अब यहाँ पे बात हो रही है 8वीं सदी में। 8वीं सदी में अरबों द्वारा जीते जाने के बाद सिंध भारत और अरब दुनिया के बीच वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंधों का माध्यम बन गया। दशमलव प्रणाली जो आधुनिक गणित का आधार है तथा जो भारत में 5वीं सदी में विकसित हुई थी, इसी काल में अरब दुनिया में पहुंची। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय व्यापारिक और सौदागर इराक और ईरान के बाजारों में जाते रहे। भारतीय व्यापारी कहाँ जा रहे हैं भाई? सौदागर इराक और ईरान के बाजारों में जा रहे हैं। ये बहुत फेमस है। अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ कि जब सिंधु सभ्यता थी उस टाइम भी कुछ ऐसे अभिलेख ईरान में मिलते हैं कि कुछ इंडियंस यहाँ से गए और उन्होंने वहाँ पे व्यापार किया। तो अभी तो मैं मेडवल बात करी हूँ तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन होगी। भारतीय व्यापार और सौदागर इराक और ईरान के बाजारों में जाते रहे तथा बगदाद में खलीफा के दरबार में भारतीय चिकित्सकों और उस्तादों कारीगरों का स्वागत किया जाता रहा। संस्कृत के अनेक साहित्यिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया, जैसे कलील व दिमना, पंचतंत्र, जो पश्चिम में इस सब की कथाओं का आधार बन गए। 10वीं सदी के आरंभ तक अरब इस स्थिति में पहुंच गए कि वे एक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं कोई योगदान कर सके। इस काल में अरब दुनिया में ज्यामितीय, बीजगणित, भूगोल, खगोलिकी, प्रकाशिकी, रसायन, चिकित्सा आदि के विकास ने उसे विज्ञान के क्षेत्र में अग्रण बना दिया। यानी अरब वाले भी पीछे नहीं थे, उन्होंने बहुत से रिसर्च किए और कुछ नई खोजें की। आगे देखते हैं, पर याद रखना जरूरी है कि इनमें से अनेक उपलब्धियां अरब से बाहर खुरासन, मिस्र, स्पेन आदि के लोगों द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम भी थी। वैज्ञानिक और विद्वानों को प्राप्त उल्लेखनीय बौद्धिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसको प्राप्त संरक्षण भी अरब विज्ञान एवं सभ्यता की उल्लेखनीय वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण थे। ईसाई चर्च के कठोर रवैये के कारण यूरोप में उन दिनों ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। अंततः इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले राजनीतिक और आर्थिक विकास क्रमों के कारण और उससे भी बढ़कर मुक्त चिंतन का गला घोटने वाली रूढ़िवादी के वृद्धि के कारण 12वीं सदी के बाद अरब विज्ञान का पतन होने लगा। यानी बहुत सी रूढ़िवादी चीज़ें आने लगी और ये ज़्यादा धर्म जब किसी भी चीज़ पे हावी होने लगता है तो आपका विकास रुक जाता है, क्योंकि आप कुछ नया खोजना ही नहीं चाहते, आप उसी धार्मिक अपने पहलू में ही सिमट के रह जाते हो। आप उसी चीज़ को सत्य मानने लगते हो कि जो ईश्वर से मिला है, जो ऊपर से प्राप्त हुआ, बस वही दुनिया में सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको डेवलपमेंट करना है, मैं धर्म को लेके कोई यहाँ पे उसका क्रिटिसिज्म नहीं करी, उसकी आलोचना नहीं करी, लेकिन धर्म एक अलग चीज़ है, आपकी डेवलपमेंट, आपकी नॉलेज एक अलग चीज़ है। तो धर्म से आप अगर एकदम उसी बाउंड्री में अगर आप अंदर रह गए तो आपका डेवलपमेंट होना इम्पॉसिबल है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे देखने को मिलता है कि अगर बाइबल से आप हमेशा जुड़े रह गए, यानी आपने अपने धर्म को पकड़ के रखा, आप उसको पढ़ते हो लेकिन उसको सिर्फ एक लिटरेचर या धार्मिक नज़र से आप उसको पढ़ो, उस पर अपनी पूरी ज़िंदगी आश्रित मत कर दो, तो आप यही मानते रह जाओगे कि सूर्य सेंटर में नहीं भाई, पृथ्वी सेंटर में है। आप बाइबल को मान रहे हो तो, और सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो अगर आप सिर्फ उसी को पकड़ के रह जाते तो आज हमारे ज्ञान का या विज्ञान का कोई विकास नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं, रूढ़िवादिता तब ज़्यादा फैलने लगती है जब बहुत ज़्यादा धार्मिक गतिविधियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि धार्मिक चीज़ें जब हद से ज़्यादा होती हैं तो हमारे विकास में रोड़ा पैदा करती हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अफ्रीका, उसके बाद चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया, उसके बाद ये चैप्टर आपका यहीं पे, ये यूनिट आपके यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो हम पढ़ते हुए जल्दी से चलते हैं। अफ्रीका की कंडीशन क्या है? अरबों के व्यापार में बड़े पैमाने पर गुलामों का तथा सोने, हाथी दांत आदि का निर्यात भी शामिल था। अफ्रीका में एक काफ़ी प्राचीन शक्तिशाली इथियोपिया का राज्य भी था, जिसमें अनेक नगर थे। इथियोपिया वाले हिंद महासागर में अदन से लेकर भारत तक व्यापार करते थे। हबशी कहलाने वाले ऐसे अनेक इथियोपियावासी ईसाई थे। हिंद महासागरीय व्यापार में वे
बैनस्तीनी साम्राज्य के घनिष्ठ सहयोगी थे। बैनस्तीनी साम्राज्य के पतन के बाद उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। आगे हम देखते हैं कि चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया की क्या कंडीशन रही है। तो चीन के साथ भारत के प्राचीन काल से ही आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध थे। जल और थल दोनों के रास्ते 8वीं और 9वीं सदियों में तांग शासन के अधीन चीन का समाज और वहां की सांस्कृतिक प्रगति के उच्च सोपानों में पहुंच चुकी थी। तांग शासकों के अधिराजी मध्य एशिया में सिनकियांग के बहुत बड़े बड़े हिस्सों पर, जिनमें काश्तकार भी शामिल थे। काश्तकार क्या होते हैं भाई, जो जिसे कह सकते हैं आप कि कुछ नया क्रिएटिव कर रहे हैं, क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें काश्तकार कह सकते हैं, फैली हुई थी, इसके कारण इसमें रेशम मार्ग कह सकते थे। इससे होकर स्थलीय व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला। इस रास्ते से रेशम ही नहीं बल्कि उम्दा चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कम कीमती रत्न पुखराज की बनी वस्तुएं भी पश्चिम एशिया, यूरोप और भारत को निर्यात की जाती थी। चीन में विदेशी व्यापारियों का स्वागत होता था। उनमें से अनेक अरब फारसी भारतीय समुद्री मार्ग से दक्षिण चीन में आए और केंचन में बस गए। अब देखिए यहाँ पे चीनी दक्षिण पूर्वी एशिया की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मार्को पोलो को हम पढ़ते हुए चलते हैं। वेनिस का यात्री मार्को पोलो। अभी देखिए हमने यहाँ पे चीनी और दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में पढ़ा, मार्को पोलो में पढ़ रहे हैं। वेनिस का यात्री मार्को पोलो कुछ समय तक चीन के मंगोल शासकों में सबसे अधिक विख्यात कुबलाई खान के दरबार में रहा। उसने इस दरबार का एक जीता जागता चित्र खींचा था। मार्को पोलो समुद्री मार्ग से इटली लौटा और रास्ते में उसने भारत में मालाबार को भी देखा। इस तरह संसार के विभिन्न भाग पहले से करीब आ रहे थे तथा उनके व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ रहे थे, क्योंकि समुद्री मार्ग की खोज हो रही थी। और व्यापारिक संबंध का बढ़ने का सीधा सा मतलब यही है कि व्यापारिक संबंध अगर आपके बढ़ रहे हैं तो दूरियां भी कम हो रही हैं। शैलेंद्र राजवंश 8वीं सदी से उभरा और उसने श्री विजय साम्राज्य को काफ़ी हद तक विस्थापित कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एशिया में मैं बात करी हूँ, और एशिया में अगर हम बात करते हैं तो ये जो शैलेंद्र राजवंश है 8वीं सदी में उभरा और उसने श्री विजय साम्राज्य को काफ़ी हद तक विस्थापित कर दिया। शैलेंद्र साम्राज्य 10वीं सदी तक फलता फूलता रहा। इस साम्राज्य के चरम काल में इसमें सुमात्रा, जावा, मल्य प्रायद्वीप, सियाम, आधुनिक थाईलैंड जो के कुछ भाग शामिल थे और तेज तेज से चलने वाली नौका में 2 साल में इस विशाल साम्राज्य का चक्कर नहीं लगा सकती थी। शैलेंद्र शासकों के पास एक मजबूत नौसेना थी तथा चीन के साथ समुद्री व्यापार पर उनका वर्चस्व था। अनेक चीनी और भारतीय व्यापारी इस साम्राज्य की राजधानी क्या थी भाई? अनेक चीनी और भारतीय व्यापारी साम्राज्य की राजधानी प्लेम्बंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी क्या थी? प्लेम्बंग। भारतीय व्यापारी इस साम्राज्य की राजधानी प्लेम्बंग जाते थे जो सुमात्रा में स्थित थी। प्लेम्बंग और भी पहले से संस्कृत और बौद्ध अध्ययन का केंद्र बना हुआ था। इस काल में राजाओं ने यह भव्य मंदिर बनवाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध पूर्वी जावा का बोरोबुदुर मंदिर था जो बुद्ध को समर्पित था। यह एक मुकम्मल पहाड़ी है जिसे तराश कर 9 मंजिलें निकाली गई और सबसे ऊपर एक स्तूप है। रामायण और महाभारत जैसी भारतीय महाकाव्यों के दृश्य इस मंदिर की पट्टियों पर दिखाए गए हैं तथा ये साहित्य, लोक कला, कठपुतली के खेलों आदि के पसंदीदा विषय रहे हैं। शैलेंद्र शासक को जबाग का महाराज कहा जाता था जिसका अर्थ है सुवर्ण भूमि, यानी जबाग का महाराजा ऐसी भूमि का महाराजा जहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो ना प्राप्त हो। अब आगे देखते हैं हम कि कुंभज साम्राज्य कंबोडिया और अनाम में फैला हुआ था। उसने फुनान के हिंदू रंग में रंगे राज्य को विस्थापित किया था जिसका इस क्षेत्र में पहले वर्चस्व था। कुंभज साम्राज्य 15वीं सदी तक फलता फूलता रहा तथा उसने सांस्कृतिक विकास और समृद्धि का एक ऊंचा स्तर प्राप्त कर लिया। कंबोडिया में अंकोर थोम के पास स्थित मंदिर समूह को उसकी सबसे शानदार उपलब्धि माना जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें, सुमात्रा, जावा और माले ने इस्लाम को धीरे धीरे अपनाया और भारत में इस्लाम की स्थिति मजबूत होने के बाद ही दूसरी जगहों पर बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा। सुमात्रा, जावा, माले ने इस्लाम धर्म को अपना लिया, लेकिन इस्लाम की स्थिति मजबूत होने के बाद भी बौद्ध धर्म फैल रहा है। दूसरी जगहों पर बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा और भारत और इन देशों के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध तभी टूटे जब इंडोनेशिया में डचों, भारत, बर्मा और माल्या में अंग्रेजों तथा आगे चलकर हिंद चीन में फ्रांसीसियों ने अपने पैर जमा लिए। यानी कि कंडीशन तब खराब हुई जब बहुत से विदेशी आके यहाँ पे अपने पैर जमाने लगे, तो इन व्यापारियों के बीच जो एक कंडीशन थी, जो एक मध्यस्थता थी, एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो टूटने लगा। तो ये फर्स्ट यूनिट मैंने आपकी पूरी कंप्लीट करा दी है
और अब मैं आपकी सेकेंड यूनिट पढ़ाऊँगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हम सेकेंड यूनिट कल पढ़ेंगे, उत्तर भारत और दक्कन 3 साम्राज्यों का युग, इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए आप चोल साम्राज्य, यहाँ से आपकी इंडियन की मेडुअल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।